नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग को अब 29 दिन होने जा रहे हैं। इस दौरान दोनों तरफ से शय और मात का खेल लगातार जारी है। दोनों मोर्चे एक दूसरे पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बयानबाजियों के चलते पूरी दुनिया में हास्य का पात्र बनते जा रहे हैं। कभी वे कहते हैं कि ईरान उन्हें अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। कभी वे 5 दिन की राहत देते हैं, युद्ध विराम का ऐलान करते हैं और उसके बाद अब 6 अप्रैल तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने से अमेरिका को रोकने का ऐलान कर रहे हैं। उधर ईरान की तरफ से अपनी शर्तें लगातार बताई जा रही हैं। ईरान अपनी शर्तों से कम पर इस लड़ाई को रोकने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा मोर्चा खुला हुआ है मध्यस्थता का, और इसमें सबसे मुखर नाम आया है पाकिस्तान का। इस तरह की चर्चाएं पूरी दुनिया में चल रही हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से भारत और भारत की सरकार कुछ ज्यादा ही विचलित दिखाई दे रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है, इसलिए वो मध्यस्थता नहीं कर रहा। लेकिन ये लड़ाई आखिर और कितने दिन चलेगी, इसका अंजाम क्या होगा और अंततः अमेरिका इस लड़ाई में क्या हासिल करेगा और ईरान इस लड़ाई के बाद कहां पहुंच जाएगा, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब की दरकार है। इन सवालों की पड़ताल के लिए हम बातचीत कर रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार और खास तौर से विदेशी मामलों के विशेषज्ञ सुधीर सक्सेना जी से। आइए चलते हैं सुधीर सक्सेना के पास। स्वागत है सुधीर सक्सेना जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सुधीर जी, इस वक्त इस लड़ाई को आप किस मोड़ पर खड़ा देख रहे हैं? अब तो 29 दिन करीब करीब होने जा रहे हैं। अमेरिका और उसके राष्ट्रपति अपनी जिद पर कायम है। उधर ईरान भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। पहली टिप्पणी आपकी इस लड़ाई को लेकर, फिर आगे दूसरे सवाल लेंगे जी। धन्यवाद राकेश जी। देखिए, 28 फरवरी वो अभिशप्त दिन था जब इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, धावा बोला था। इस नाते कल पूरा 1 माह हो जाएगा इस जंग को छिड़े हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस खप्त में इजरायल के उकसाने पर ईरान पर हमला किया, उसका कोई कारण, कोई ठोस वजह समझ में नहीं आती है। उन्होंने हमला उस वक्त किया जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी। यहां तक कि समझौते पर हस्ताक्षर के लिए माउंट ब्लैंक के पेन भी खरीद लिए गए थे, लेकिन अचानक उसको दरकिनार करके ट्रंप ने धावा बोला। मुख्य मुद्दा यह था कि ईरान परमाणुविक हथियार तैयार न कर सके, लेकिन जिस तरह इराक में हुआ था और पहले अन्यत्र भी हो चुका है, अमेरिका ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी ठोस कारण के इजरायल के साथ इस नाते हमला किया था कि वो ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। उनको उम्मीद थी कि अधिकतम 7 दिनों में ईरान तबाह हो जाएगा, उसकी सामरिक क्षमता खत्म हो जाएगी और उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन प्रारंभिक चरण में अयातुल्लाह खामेनेई को मारने और ऊपरी दर्जे के, आला दर्जे के ईरानी नेताओं को समाप्त करने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ घुटने टेकने से इनकार किया, बल्कि उसकी हुकूमत को अवाम का ऐसा समर्थन मिला जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। द्वितीय पंक्ति जो उभर कर अभी ईरान में आई है, उसमें भी लारिजानी की हत्या के बाद वहां स्थिति यह है कि छितरे हुए समूहों के हाथ में वहां की बागडोर है। उसके बाद भी ईरान जिस तरीके से मुकाबला कर रहा है और जिस तरीके से उसने ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, अन्यत्र जिस तरह से ठिकानों पर हमले किए हैं, उससे अमेरिका की सुरक्षा अचूक और अभेद है।
इसकी आश्वस्ति इन देशों में खत्म हो चुकी है और इजराइल के आयरन डोम का मिथ भी टूट चुका है। ईरान निश्चित ही सैनिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से इजराइल और अमेरिका के सामने कमजोर है, लेकिन एक माह तक वो जिस तरह से मोर्चा लड़ाता रहा है उससे ये निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि आगे भी वो अमेरिका और इजराइल से पंजा लड़ाएगा और अगर सुलह नहीं होती है तो ये लड़ाई और लंबी चलेगी। राकेश जी। सुधीर जी, डोनाल्ड ट्रंप के शायद दो उद्देश्य रहे होंगे। एक तो ईरान में रिजीम चेंज कराना, अपनी मर्जी की सरकार, अपना कोई पिट्ठू वहां पर सत्ता में बिठा देना, तो इस उद्देश्य में तो विफल हो चुके हैं। दूसरा जो हॉर्मुज का रास्ता है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, वो तो पहले ही से खुला हुआ था, इस लड़ाई के बाद बंद और करवा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब तो पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। तो अब जो जी हाँ, आप बोलिए पूरा जी सवाल कर लीजिए। मेरा सवाल यह है कि अब अमेरिका जहां फंस गया है, एक तो हॉर्मुज खुले हुए को बंद करा दिया, अब उसे खुलवाने के लिए लड़ाई चल रही है। ईरान ने जो अपनी 5 शर्तें बता दी हैं, उन पर भी अगर अमेरिका तैयार नहीं होता तो आपके हिसाब से ये लड़ाई कितनी लंबी चल सकती है? ईरान इराक युद्ध तो 8 साल चला था, तो क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने बहुत लंबे समय तक टिक पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि ये लड़ाई बेवजह लड़ी जा रही है और इसके लिए पूरी तौर पर इजराइल और अमेरिका की जो नव उपनिवेशवादी और वर्चस्व की राजनीति है वो जिम्मेदार है। राजनय बहुत नाजुक चीज हुआ करता है। मुझे कहानी बार बार याद आती है, हार की जीत। कथाकार सुदर्शन की बड़ी खूबसूरत कहानी है जो आपको याद होगी, खड़ग सिंह घोड़ा चोरा कर ले जाता है, बाद में आता है। तो विश्वास या ट्रस्ट जो अमेरिका ने मध्य पूर्व या खाड़ी देशों में अर्जित किया था, वो ट्रस्ट अब टूट चुका है। अमेरिका के लिए इससे बड़ी नुकसान की बात कोई नहीं हो सकती है, नंबर 1। दूसरा, होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के हाथ में तुरुप का पत्ता है। पहले उधर से जहाजों की, टैंकरों की, जलपोतों की आवाजाही लगातार हो रही थी, लेकिन इस लड़ाई के बाद जिस तरीके से जल डमरू मध्य होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है, वो समूचे विश्व के लिए चिंता की बात है और उसका दोषारोपण या उसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो भी अमेरिका और इजराइल ही हैं। तो अमेरिका के कारण तमाम देश जिस तरह से संकट के दौर से गुजर रहे हैं वो निश्चित ही चिंतनीय, और ये दर्शाता है कि इजराइल और अमेरिका के सारे पासे उल्टे पड़ गए हैं। अब आपका प्रश्न जो मूलता जो था ईरान में रिजीम की बात थी, तो ईरान में शाह पहलवी के बाद इस्लामी सत्ता हाथ में आने के बाद यह माना जा रहा था कि देर सवेर इस सत्ता का पतन होगा और दूसरी सरकार या उदार सरकार वहां पर अस्तित्व में आएगी। ऐसा हुआ नहीं, और इस लड़ाई ने सत्ता में भले ही कई नेगेटिव चीजें हो, दमन, उत्पीड़न या महिलाओं के अधिकारों का हनन, इस हमले के फलस्वरूप सत्ता परिवर्तन तो छोड़िए, इस्लामी हुकूमत के हाथ और अधिक मजबूत हो गए हैं। अमेरिका की गलती यह है कि उसने न सिर्फ अयातुल्लाह खामेनेई को मारा बल्कि लारीजानी की भी हत्या की, जो एक दार्शनिक, उदार और बहुत दूरदर्शी नेता थे, और अगर वो बचे होते तो अमेरिका उनसे बातचीत करके किसी नतीजे पर या किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता था। लारीजानी जो इंजीनियर भी थे, उन्होंने इमैनुअल कांट के दर्शन पर पीएचडी की थी और ईरान को अपने पांव पर खड़ा कर, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अपने पांव पर खड़ा करने में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही थी। अब आप एक और दिलचस्प बात देखिए, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता है, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। आप इंग्लैंड और पूरा मध्ययुग देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई चलती रही और इस लड़ाई का असर पांडिचेरी पे भी पड़ता था, अन्यत्र उनके उपनिवेशों पर भी पड़ता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया तो वहां के राष्ट्रपति डगाल भागकर अमेरिका या अन्यत्र नहीं गए थे, भागकर लंदन गए थे और लंदन में उन्होंने फ्रांस की जनता और विश्व के नाम जो संदेश रेडियो पर प्रसारित किया था, वो विश्व इतिहास का एक अद्भुत और दुर्लभ भाषण माना जाता है। तो राजनीति में आप देखिए, रूस और चीन पहले दोस्त थे, फिर दुश्मन हुए, फिर दोस्त हो गए। तो आप ये सोचें कि कोई दोस्त, आप ईसाइयों
और यहूदियों के बीच ऐतिहासिक झगड़ा है, लेकिन आज ईसाई और यहूदी एक मंच पर खड़े हुए हैं और उनका झगड़ा इस्लाम से हो रहा है। तो हम ये अब पूरे इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है, कायदे से भारत निर्गुट देशों का मुखिया रहा है और उसको वहां विश्व शांति की स्थापना में पहल करनी चाहिए थी, लेकिन आज की तारीख में भारत की ये श्रेय मिल रहा है, ये श्रेय पाकिस्तान को मिल रहा है। तो ये उस पर आएंगे सर, आएंगे जी, भारत की भूमिका पर जरूर आएंगे। मुझे लगता है कि राकेश जी, ट्रंप के सारे पासे उल्टे पड़े हैं और यहाँ तक कि नाटो में दरार पड़ गई है। स्पेन या अन्य देशों ने अमेरिका के प्रस्ताव को जिस तरह से ठुकराया है और अमेरिका के हाथ मजबूत करने से सर्वथा इनकार कर दिया है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इजरायल में भगदड़ मची हुई है और वहां के रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री ने कल बयान दिया है कि सेना को मैन पावर की कमी हो रही है। इजरायल की आबादी 1 करोड़ आबादी भी नहीं है, लगभग 94-95 लाख की आबादी है। ऐसे में 7-8 करोड़ की ईरान से मुकाबला करना, मैन पावर के मामले में अगर दोनों टकराएंगे तो निश्चित ही मानिए कि इजरायल का पलड़ा हल्का रहेगा और उसको अधिक क्षति उठानी पड़ेगी। राकेश जी। सुधीर जी, ये जो शर्तें ईरान ने रखी हैं पिछले 24-48 घंटे में बार बार दोहराई जा रही हैं कि एक तो हमले कभी ना हो, इसकी गारंटी दी जाए, आइंदा कोई युद्ध ना हो, युद्ध का मुआवजा दिया जाए। ईरान अब तो कंपनसेशन मांग रहा है। हॉर्मुज पर उसका एकाधिकार रहेगा, अमेरिका के साथ उसमें कोई साझेदारी भागीदारी नहीं होगी। खाड़ी में जो अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं उनको भी धीरे धीरे वहां से हटाया जाए। तो ईरान अपनी शर्तों पर अब इस लड़ाई को खेल रहा है, अगर यूं कहा जाए। उसने यहां तक कह दिया उनके सैन्य प्रवक्ता ने कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमारी बातचीत चल रही है, हो सकता है वे खुद से ही बात कर रहे हो आईने के सामने खड़े होकर, हम तो किसी से बात नहीं कर रहे। तो क्या अमेरिका कभी सचमुच में ईरान की इन शर्तों को मान सकता है? मुआवजा देने की नौबत आ सकती है अमेरिका को क्या? वैसे लगभग असंभव है। राकेश जी, आपने बहुत दिलचस्प बात कही है। नाटकों में एक स्वगत कथन होता है, स्वगत अपने आप से बात करता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप इस ट्रंप जिस तरह से लगातार अपने बयान देते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कभी किसी भी चीज का क्रेडिट ले लेते हैं। सुबह वो क्या कहेंगे, शाम को क्या कहेंगे, रात को क्या कहेंगे, इसके बारे में आप कोई पेशीनगोई नहीं कर सकते हैं। तो ट्रंप स्वगत कथन भी करते हैं, उसको जो है विश्व में प्रसारित किया जाता है तो लोग उनका उसको बयान मान लेते हैं, उनकी फरमाइश या उनकी डिमांड मान लेते हैं या उनकी दम्भोक्ति मान लेते हैं। वो दम्भोक्ति करते हैं। उनका मैं इसी शब्द को आत्मा लाभ कह रहा हूं, आत्मा लाभ खेल है उनका। उसके चक्कर में वो अमेरिका की छवि लगातार इस तरह से बिगाड़ते जा रहे हैं कि मैं अभी एक पत्रकार का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि जो भी अगला राष्ट्रपति अमेरिका का होगा उसका पूरा कार्यकाल अपनी ट्रंप की गलतियों के लिए क्षमा मांगने में ही बीत जाएगा। इतने देशों से वो संबंध बिगाड़ चुके हैं। नाटो में जो दरारें पड़ गई हैं, उनका जो सुरक्षा तंत्र जो उन्होंने मध्य पूर्व और खाड़ी देशों को मुहैया किया था, उसमें वो चटक चुका है। इजरायल का आयरन डोम का मिथ टूट चुका है। तो आप और जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही बंद है। तो इन सारे चीजों को देखें तो इजरायल, अमेरिका बनाम ईरान, इसका जो नतीजा निकलता है वो कहीं ना कहीं पलड़ा हमको ईरान की तरफ झुका हुआ नजर आता है। ईरान सामरिक दृष्टि से कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, लेकिन वहां की आवाम में लगातार जूझने का जो मादा है उसका जवाब इजरायल और अमेरिका के पास नहीं है। आप वियतनाम के युद्ध को याद करें, जब अमेरिका के सैनिकों ने वहां जाने से इनकार कर दिया था, यहां तक कि मोहम्मद अली उर्फ कैसियस किले का प्रकरण भी आपको याद होगा, और किस तरीके से अफगानिस्तान और वियतनाम से में अमेरिका को दोहरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अगर ये लड़ाई बहुत लंबी खिंचती है तो ये मान के चलिए कि ईरान भी अमेरिका के लिए वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद तीसरा ऐसा मुल्क साबित होगा जिसने अमेरिका को छठी का दूध याद दिला दिया या नाको चने चबा दिए। जी सर, आपने वियतनाम और अफगानिस्तान का जिक्र किया। अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर फौज उतारने की तैयारी में है। 3000 या 5000 मरीन्स भेजे गए हैं जो समुद्री किनारे से ईरान में घुसेंगे, उसके तट से प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे आसपास के जो उनके छोटे छोटे द्वीप हैं, खर्ग द्वीप है,
बाकी के 2 और बड़े द्वीप हैं, इन पर कब्जा करके ईरान में जमीनी जंग छेड़ना चाहते हैं। आपके पास वियतनाम का एक उदाहरण है, अफगानिस्तान का है। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की ऐतिहासिक भूल कर सकते हैं कि ईरान में जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ें? वहां तो खंदक की लड़ाई, सड़कों की, गलियों की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, पहाड़ियों पर लड़ना पड़ेगी। ईरान की जो भौगोलिक संरचना है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसके समुद्र तटों पर भी पहाड़ हैं। क्या लगता है कि सचमुच में इस तरह का जोखिम अमेरिका उठा सकता है? देखिए झूठ और गलती 2 चीजें ऐसी होती है कि आदमी एक झूठ को निभाने के लिए कई झूठ बोलता है और एक गलती को ढकने के लिए उसे कई गलती करनी पड़ती है। अमेरिका इजराइल एक बड़ी गलती कर चुके हैं और अगर अमेरिका वहां अपने मरीन भेजता है और वहां जमीनी लड़ाई का फैसला करता है तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। निश्चित तब ये मानिए कि तबाही ज्यादा होगी, लड़ाई ज्यादा भयावह होगी, उसका खामियाजा तमाम देशों को भुगतना होगा। लेकिन अगर ऐसा फैसला ट्रंप अपनी गफलत में या खप्त में करते हैं तो ये हिमालयन गलती होगी। और ईरान में अवाम जिस दिलेरी से अमेरिका के सामने उठ खड़ी हुई है, उससे मान के चलिए कि ईरान पर जमीनी कब्जा बहुत दूर की कौड़ी होगा। रूस और चीन और उत्तर कोरिया ऐसे जो चुप नहीं बैठे, निश्चित हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे और लॉजिस्टिक, हथियार और अन्य तरीकों से वो ईरान के हाथ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। भले ही दुनिया ध्रुवीय न रह गई हो, यूनिपोलर या मोनोपोलर हो गई हो, लेकिन अमेरिका के लिए पूरी दुनिया में वर्चस्व स्थापित करने का जो मंसूबा है वो उसकी पूर्ति के लिए अगर ट्रंप वहां जमीनी लड़ाई लड़ने का फैसला करते हैं, अपने सैनिक उतारते हैं, तो उसका खामियाजा उन्हें बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा और उसके फलस्वरूप पूरे विश्व में जो ऊर्जा संकट या ईंधन का संकट उत्पन्न होगा, उससे पार पाना मुझे लगता है कि इस दुनिया के लिए बहुत कठिन होगा। और यूरोप तो ये मान के चलिए कि ऊर्जा और ईंधन संकट से निजात नहीं पा सकेगा अगर ट्रंप वहां इस लड़ाई को लंबा खींचते हैं, मैरीन भेजते हैं, पैदल सैनिक भेजते हैं और लड़ाई को लंबा खींचने का फैसला करते हैं। राकेश जी, आपने सर बात कही कि अब दुनिया उस तरह की बाइपोलर नहीं रही है। इसके बावजूद अमेरिका, रूस और चीन 3 बड़ी ताकतें अपने आप में एक शक्ति केंद्र हैं। ये लड़ाई जब भी खत्म होगी, जिस रूप में भी खत्म होगी, क्या आपको लगता है कि ईरान एक नया पावर सेंटर बनकर उभरेगा? एक बात ये, और दूसरी बात, हम आखिरी की तरफ चल रहे हैं। भारत की भूमिका पर आप शुरू में बात करना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि अब हमें निष्कर्ष की तरफ चलना चाहिए। पहला प्रश्न तो ये जी। कि जब भी ये लड़ाई खत्म होगी, ईरान ने अपनी जो भूमिका अब तक बताई और जताई है, क्या वो एक नया पावर सेंटर बनकर उभरेगा? खाड़ी के बाकी देश हैं, वे उसे किस रूप में लेंगे? और दूसरा प्रश्न भारत की भूमिका पर। पहले आप पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तो भारत के प्रश्न पर थोड़ा 1-2 पूरक प्रश्न भी मध्यस्थता को लेकर हम करेंगे आपसे। जी देखिए राकेश जी, लड़ाई का फैसला कुछ भी हो, ईरान पावर सेंटर बनकर नहीं उभरेगा। आप अफगानिस्तान और वियतनाम के युद्ध को याद कीजिए। वियतनाम ने पहले फ्रांस को और उसके बाद अमेरिका को पराजित किया, शिकस्त दी, लेकिन वियतनाम अन्य कारणों से, अपने संसाधनों के कारण, अपनी अवस्थिति के कारण, अपनी प्रगति के कारण वो उस वैक्यूम को नहीं भर सका जो कि वो एक बारगी भर सकता था। वही स्थिति अफगानिस्तान के कारण हुई। ईरान के साथ भी लगभग वही स्थिति है। लंबे अरसे से वो पाबंदियां झेल रहा है। वहां की हुकूमत भी अनुदार मानना चाहिए हमें उसे। वो बहुत दिलेर हुकूमत है, ये अलग बात है, लेकिन मजहबी कट्टरता है वहां पर, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। तो ईरान तो नहीं उभरेगा, लेकिन अमेरिका जिस हद तक कमजोर हो जाएगा उसका सीधा सीधा लाभ चीन और रूस की धुरी को मिलेगा। आज की तारीख में लंबे अरसे के मनोमालिन्य के बाद चीन और रूस एक ही पायदान पर खड़े हुए हैं, तो उसका लाभ सीधे सीधे चीन, बीजिंग और मस्को को मिलेगा। तो और उसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ये होगा कि अमेरिका के ऊपर जो तमाम देशों का जो ट्रस्ट है, जो उसने वेनेजुएला में किया,
जो उसने बेवजह ईरान पर हमला करके किया, जो उसने नाटो के देशों को कायर कहा है ट्रंप ने आज की तारीख में कि नाटो के देश जी जी कायर हैं, तो इस तरीके के बयानबाजी से अमेरिका के प्रति जो देशों में सम्मान और आश्वस्ति और ट्रस्ट का भाव है वो लगातार कम होता जाएगा, और वो कम होना ही अमेरिका की सुप्रीमेसी के लिए उस पर खरोचे आएंगे और सुप्रीमेसी के लिए खतरनाक साबित होगा। इसका लाभ जाहिर है कि रूस और चीन को मिलेगा और उन देशों को मिलेगा जो अपने पांव पर खड़ा होना चाहते हैं, उसमें तीसरी दुनिया के देश भी। अब देखिए, जैसे ईरान ने जल डमरू मत से गुजरने की सुविधा किन देशों को दी है? उन्होंने भारत को दी है, क्योंकि भारत के अवाम ने जिस तरीके से खुलकर साथ दिया। ईरानी हुकूमत का साथ दिया है, दिल्ली में जिस तरीके से उनके दूतावास के सामने लंबी कतारें लगी, लोगों ने शोक व्यक्त किया और एकजुटता का इजहार किया, उससे निश्चित ही तेहरान को इस बात की आश्वस्ति हुई है कि भारत की जनता उनके साथ में है। उसने भारत को दिया है, साथ साथ पाकिस्तान को दिया है, और आज की तारीख में पाकिस्तान के फौजी शासक मुनीर दोनों जंगजू पक्षों के बीच शांति स्थापना की कोशिश कर रहे हैं। मैं सर उधर ही आ रहा हूं सर, मैं रोक रहा हूं आपको। उसने इराक सर मैं आपको रोक रहा हूं। उसने इराक में एक बात और कहूंगा, ईरान और इराक परंपरागत तौर पे दुश्मन रहे हैं। पिछली सदी में 90 दशक में 7 साल तक दोनों देशों के बीच लड़ाई चली, लेकिन अब जल डमरू में जहाजों को गुजरने के मामले में उसने छूट भारत, पाकिस्तान, रूस और चीन के साथ साथ इराक को भी दी है। तो आप ये मान के चलिए कि राजनय के तकाजे बदलते रहते हैं, और भारत को ये समझना होगा कि राजनय बहुत नाजुक चीज है। अब हम आपके सवाल के परिप्रेक्ष्य में भारत के राजनय के बारे में बात करेंगे। जी जी, मेरा सीधा सवाल ये है सर, हम तो विश्वगुरु हैं, हमारे प्रधानमंत्री के गले में करीब करीब 23, 24, पता नहीं 28 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तमगे लटके हुए हैं। अभी 2 दिन पहले किसी गोदी मीडिया के चैनल ने बताया कि नरेंद्र मोदी एक सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता फिर से माने गए। हमारी पूछ परख कहां हो रही है सर इस लड़ाई में? कहां खड़े हैं हम? पंडित नेहरू ने कोरिया युद्ध में अपनी भूमिका अदा की थी, मध्यस्थता की थी। ताशकंद समझौते में रूस ने मध्यस्थता की थी। जिमी कार्टर और अमेरिका ने कैंप डेविड समझौता कराया था मिस्र इजराइल के बीच। लेकिन हमारा विदेश मंत्री मध्यस्थता को दलाली कह रहा है। एस जयशंकर का कहना यह है कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। तो हमारी विदेश नीति और राजनय, डिप्लोमेसी, कूटनीति, इस तरफ क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल्कुल सब कुछ मटिया मेट कर दिया है? पाकिस्तान में मीटिंग होने वाली है, जेडी वेंस आने वाले हैं, मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान। इन तीनों सवालों के साथ आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए, हमारे दर्शकों को, कि भारत इस वक्त कहां खड़ा है वैश्विक मंच पर, विश्व बिरादरी में हमारा इकबाल, हमारी हैसियत कितनी बची है? तो सुधीर जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि भारत की विदेश नीति इस वक्त कहां खड़ी है? भारत इस समय दुनिया के इतने बड़े संकट के समय किस हैसियत में है? राकेश जी, देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक भारत की विदेश नीति की धज्जियां उड़ रही हैं, तो ये मान के चलिए कि आज की तारीख में भारत की विदेश नीति किसी पायदान पर नहीं है, बल्कि अधर में लटकी हुई है। भारत के विदेश मंत्री का शांति स्थापना के प्रयासों में मध्यस्थता की भूमिका निभाने को दलाली कहना निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये मानकर चलिए कि आप राजनय के या कूटनीति के तकाजों को नहीं समझते हैं। हेनरी किसिंगर जैसा आदमी जो लगातार देशों को लड़ाता रहा और जिसने नकारात्मक भूमिका विश्व रंगमंच पर निभाई, वो राजनय निभाकर ही सर्वोच्च पुरस्कार पाता है। एक जमाने में डिनर डिप्लोमेसी चलती थी, चीन ने पिंग पोंग डिप्लोमेसी शुरू की। आज की तारीख में आपने हग डिप्लोमेसी शुरू की है। हग डिप्लोमेसी से आप, और तमगों से, जैसा आपने तमगों की बात की, तमगों से आपका वैभव तो बढ़ता है, आपकी शोभा तो बढ़ती है, लेकिन आपकी ताकत और विश्व रंगमंच पर आपकी स्वीकार्यता नहीं बढ़ती है। ये मान के चलिए कि मध्यस्थ कहना किसी भी देश को, और एक आतंकवादी देश का फौजी शासक शांति स्थापना और अमन की बहाली के लिए प्रयास कर रहा है।
जबकि निर्गुण देशों का प्रणेता, जिसके साथ एक जमाने में 100 से अधिक देश खड़े हुए थे, उसकी भूमिका कहीं कुछ नहीं है। आप 28 फरवरी के कुछ घंटे पहले जाकर इजराइल के राष्ट्रपति से मिलते हैं, वहां की नेसेट को संबोधित करते हैं और इजराइल के साथ एकजुटता का इजहार करते हैं। यूक्रेन युद्ध में आप वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलते हैं, उसके बाद आप पुतिन से मिलते हैं। तो आप ये दो नावों पर सवारी खेल रहे हैं, वो निश्चित ही उसके कारण आपकी विदेश नीति पर कहीं ना कहीं दाग धब्बे लगते हैं और वो दाग धब्बे भारत की छवि पर भी आते हैं। भारत जो एक निर्गुण देशों का प्रणेता रहा है और नेहरू जी ने जिस तरीके से, चाहे वो कोरिया का युद्ध हो या अन्य संघर्ष रहे हो, अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। आज की तारीख में जरूरत संसद और संसद के बाहर नेहरू को कोसने में नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नक्शे कदम पर चला जाए, तभी हम अपनी विदेश नीति में खोई हुई साख को वापस अर्जित कर सकेंगे। राकेश जी, बहुत अच्छी बात कही सुधीर जी आपने। भारत की विदेश नीति इस वक्त किसी पायदान पर नहीं खड़ी है, वो दो नावों पर सवारी करने वाली नीति है, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त नेहरू को कोसने नहीं, नेहरू से सीखने की जरूरत है। दूसरी बात आपने कही है कि ईरान ने अमेरिका को छठी का दूध याद दिला दिया है, लेकिन आपका मानना यह है कि अगर ये जंग लंबी चली तो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, डीबी लाइव पर इस खास बातचीत के लिए आपने समय निकाला। हमारे दर्शक भी बताएंगे कमेंट करके, उनसे अनुरोध है कि कमेंट करके जरूर बताइए ये बातचीत आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी।